Hello dear students, welcome to the class. Welcome to this session of ICT Virtual Classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th साइंस के ऊपर, कक्षा 9 के विज्ञान के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अपनी प्रीवियस क्लासेस में बच्चों हमने क्लास 9th के साइंस के चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करा था, यानी कि आपकी फिजिक्स के पहले चैप्टर को, है ना। मैंने आपको समझाया था कि क्लास 9th में जो आपकी साइंस की बुक है वो 3 पार्ट्स में होती है वैसे डिवाइडेड, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, यानी कि रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो हम लोग भौतिक विज्ञान के पार्ट को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है गति यानी मोशन, जो कि आपकी बुक का 8वां चैप्टर है। अपनी पिछली क्लास में हमने गति को समझा था, गति की परिभाषा समझी थी, और साथ ही साथ ये भी समझा था कि गति के लिए हम लोग के पास जो एक निर्धारित गति को निर्धारित करने का जो हमारे पास नियम है वो सिर्फ ये है कि स्थिति का और समय के बीच जो परिवर्तन है उससे संबंधित। बट हमने ये भी देखा था कि कोई वस्तु गति में है या नहीं है, इसका निर्धारण पूरी तरीके से प्रेक्षक पर भी निर्भर होगा, यानी कि ऑब्जर्वर पर भी निर्भर होगा। जो व्यक्ति गति की समीक्षा कर रहा है, गति का निर्धारण कर रहा है, उसकी क्या स्थिति है, इस बात पर भी गति निर्भर करेगी। आई होप आपको ये बातें याद होंगी जो हमने पिछली क्लास में करी थी। आज की क्लास में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। आपको याद होगा बच्चों, हमने दूरी एवं विस्थापन यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीखा था, उसके कॉन्सेप्ट्स देखे थे और उसमें हमने कुछ एक क्वेश्चन भी करा था। आज की क्लास में हम वहीं से करेंगे कंटिन्यू। आज की क्लास में हम लोग कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए, और आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे, कॉपी पेन आपके हाथ में होगा और आप क्लास के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपना ध्यान बना के रखिए अपने रिस्पेक्टिव स्क्रीन पर। हम लोग चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। So dear students, this was chapter 8 going on, और as far as it was concerned कि हम लोग गति को समझ चुके थे और गति के बारे में कुछ बातों को जान चुके थे, कुछ एक दो टर्म्स के बारे में हम चर्चा कर चुके थे, जैसे कि दूरी हम समझ चुके थे, दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन हम समझ चुके थे, इनके बीच में हमने अंतर भी आई होप लिखा था, और इसके आधार हमने कुछ इस पर आधारित हमने कुछ न्यूमेरिकल भी करे थे। आज की क्लास में हम लोग इसको ठीक आगे बढ़ेंगे। हम ये बात ध्यान रखें आपकी, हम लोग सरल रेखीय गति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी जिस वस्तु की, जिस व्यक्ति की या फिर जिस बॉडी की हम लोग बात कर रहे हैं, जो गतिमान है, जिसकी गति के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये बात मान के चलेंगे कि वो वस्तु सरल रेखीय गति में है, यानी कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यानी कि एक सीधी रेखा में वो वस्तु चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को आप अपने दिमाग में बना कर रखिएगा कि वस्तु कैसी गति कर रही है, सरल रेखीय गति कर रही है। ओके, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट, एक छोटा सा 2 पॉइंट्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो कि है नंबर 1, गति हमने 2 प्रकार की देखनी है। गति होती है एक समान गति और असमान गति। हेडिंग डालिए मेरे साथ, एक समान गति एवं असमान गति। एक समान गति में हम लोग बात करने वाले हैं, हमने कहा था गति का जो संबंध है बच्चों वो 2 चीजों से है, एक तो स्थिति से और एक समय से। अगर समय के सापेक्ष कोई वस्तु की स्थिति परिवर्तन होती है तो हम उसे कहते हैं कि वस्तु गति में है। लेकिन स्थिति समान स्थिति में परिवर्तन, इस स्थिति को मैं नाम दे देता हूं दूरी। अब अगर वस्तु समान समय में, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो मैं उसको कहूंगा एक समान गति में है वस्तु। फॉर एग्जांपल, कोई वस्तु 5 मिनट में 1 किलोमीटर, 10 मिनट में 2 किलोमीटर, 15 मिनट में 3 किलोमीटर और 20 मिनट में 4 किलोमीटर चलती है। आप यहाँ पर क्या चीज देख रहे हो बच्चों? आप यहाँ पर ये चीज देख रहे हो कि जो समय है हमारा और जो गति हो रही है, जो दूरी है, जितने समय में जितनी दूरी तय की जा रही है
वो एक निश्चित प्रकार से समान समय अंतराल में समान दूरी तय होती हुई हमें दिख रही है। हर 5 मिनट में हर 1 किलोमीटर की दूरी हमें तय होती हुई दिख रही है। जब कभी गति इस प्रकार से होगी कि समान समय अंतराल में वस्तु समान दूरी तय करे, इस प्रकार की गति को हम लोग कहते हैं वस्तु की एक समान गति, या फिर हम ये भी कहते हैं बच्चों कि वस्तु एक समान गति में है। ओके, तो एक समान गति को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। इसमें लिखेंगे क्या आप, इसमें लिखेंगे आप ये बात, वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है। ओके, वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। हम इस प्रकार की गति को कहते हैं एक समान गति। हम इस प्रकार की गति को कहते हैं एक समान गति। इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा, इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा असमान गति। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो जाएगा, इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। तो सीधे सीधे लिख लेंगे मेरे साथ, सीधे सीधे लिख लेंगे मेरे साथ। वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। तो उसे हम कहेंगे असमान गति। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। जो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, 5 मिनट में सपोज 1 किलोमीटर चलती है वस्तु, उसके बाद 10 मिनट में सपोज ये 3 किलोमीटर चल जाती है, उसके बाद 15 मिनट में सपोज ये 8 किलोमीटर चल जाती है, उसके बाद 20 मिनट में सपोज ये 12 किलोमीटर चल जाए। तो आप देख रहे हैं कोई एक निश्चित दूरी जो है वो किसी समय अंतराल में फॉलो नहीं हुआ। पहले 5 मिनट में 1 किलोमीटर तय करे, दूसरे 5 मिनट में 2 किलोमीटर और तय करे, तीसरे 5 मिनट में हम देख रहे हैं 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा, और उसके बाद लास्ट वाले 5 मिनट में 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा। मतलब कि ये है हर समय अंतराल में जो है समान समय अंतराल है, लेकिन दूरी जो है हर समय अंतराल में अलग अलग तय की जा रही है। इसका एक आप बेस्ट एग्जांपल देखोगे, इसका एग्जांपल क्या है कि सपोज आप लोग गाड़ी जब देखते हैं कि गाड़ी आप चलाई जाती है, तो गाड़ी चलाने के लिए सपोज हम लोग स्टेट एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, सपोज हम लंबी दूरी तय कर रहे हैं। तो यहाँ पर मार्केट होगा, यहाँ पर क्या होगा, बाजार होगा, और इस शहर में भी बाजार होगा। तो यहाँ बाजार से आपको गाड़ी निकाल
निकालने में ज्यादा समय लगेगा, मतलब यहाँ आप समय ज्यादा लगेगा आपको यहाँ दूरी तय करने में। उसके बाद ये बीच का रास्ता जो होगा ये हाईवे होगा, तो यहाँ आपको कम समय लगेगा दूरी तय करने में, और उसके बाद फिर से मार्केट स्टार्ट हो जाएगा तो आपको ज्यादा समय लग जाएगा यहाँ पर भी। मतलब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप असमान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रहे हो, कहीं पर आप ज्यादा दूरी तय कर दे रहे हो, कहीं पर आप कम दूरी तय कर पा रहे हो, है ना। तो इस प्रकार की जो गति है ये असमान गति में, तो इसका उदाहरण क्या है, आप लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, बड़ी दूरी तय करते हो, तो आप देखते हैं उसमें असमान दूरी तय रहती है, आप उसमें असमान दूरी तय करते हैं और वो गति को हम असमान गति कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग देखेंगे कि गति जो है, गति का समय के साथ, अब इस टर्म को समझना, ये जो शब्द है, जो वाक्य है, इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पर हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, गति की दर। यहाँ पर हम एक शब्द प्रयोग करते हैं, गति की दर। दर का मतलब होता है एकांक समय। एकांक समय मतलब जब हम किसी राशि को समय से डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम एकांक समय कहते हैं, ठीक है, एकांक कहते हैं उसका। जैसे कि सपोज हमने यहाँ पर देखा, गति का जो निर्धारण है वो हम किसके 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 ऊपर डिपेंड करता है, दूरी और समय के ऊपर। तो एकांक समय में कितनी गति हो रही है, कितनी दूरी तय हो रही है, उसको हम गति कहते हैं, ठीक है। एकांक समय में दर का मतलब समझिए आप, गति की दर मतलब कि कितने टाइम में कितनी दूरी तय की जा रही है, एकांक समय में कितनी दूरी तय की जा रही है। अब इसके लिए आप आगे चलिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स इसके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे सपोज आपने देखा होगा कि जब हम लोग टीवी में क्रिकेट मैच देखते हैं तो वहां पर हमें फिगर देखने को मिल जाता है। हम लोग देखते हैं कि जब हम एक बॉलर बॉल फेंकता है, बॉलर जब बॉल फेंकता है तो उसके तुरंत बाद उसकी बॉल की स्पीड लिखी हुई आ जाती है, उसके बॉल की स्पीड लिखी हुई आ जाती है, ठीक। ये तो ऐसे लिखा होगा, ठीक है, ये तो ऐसा लिखा हुआ आपको दिख जाता है, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि जो बॉलर ने, जो गेंदबाज ने गेंद फेंकी है, उसकी गति की दर क्या है, वो क्या दिखाता है, जो गेंद है उसकी गति की दर, मतलब वो कितने समय में कितनी दूरी तय कर रही है, ठीक है, वो एकांक समय में कितनी दूरी तय कर ली। अब इसके लिए देखो, कोई स्पिनर जो है वो इस स्पीड से बॉल फेंकता है, कोई स्पिनर, स्पिन बॉलर मतलब जो धीमी गति का गेंदबाज होता है, सपोज वो इस गति से बॉल फेंकता है, और कोई फास्ट बॉलर है वो सपोज इस गति से बॉल फेंकता है। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों गति की दर है, ये दोनों क्या है, गति की दर है। इससे हमको क्या पता चल रहा है, जो फास्ट बॉलर है, जो तेज गेंदबाज है, उसकी गेंद में गति ज्यादा है, देखने को मिल रहा है आपको। कैसे पता लगाया आपने, देखो, गति की दर मतलब एकांक समय, दोनों के लिए 1 घंटे का टाइम हमने डिसाइड करा है, 1 घंटे, इसमें हमको दिख रहा है 1 घंटे का, किलोमीटर पर आवर लिखा है, मतलब 1 घंटे का। तो 1 घंटे में स्पिन बॉलर की बॉल 90 किलोमीटर पहुंच जाएगी, लेकिन 1 घंटे में तेज गेंदबाज की जो बॉल है वो 150 किलोमीटर पहुंच जाएगी। मतलब कि जो है कि गति किसकी ज्यादा है, गति किसकी गेंद में ज्यादा है, जो तेज बॉलर है, जो तेज गति का गेंदबाज है, उसकी बॉल में गति ज्यादा है, ठीक है। और इस तरीके से आपको जो है, जब आप रोड में सफर करते होंगे, जब आप हाईवेज पर सफर करते होंगे, राजमार्गों पर सफर करते होंगे, तो आपको यहाँ पर एक बोर्ड, ऐसे गोलाकार बोर्ड लिखा हुआ दिख जाता होगा, उसमें ऐसे 50 या 40 लिखा होता है, या 20 लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में। उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि आपकी गति जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर से अधिक नहीं होनी चाहिए, इतनी स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं। 20 लिखा है तो मतलब आपकी जो अधिकतम स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। तो इन सभी बातों का क्या मतलब है, इन सभी बातों का ये मतलब है कि जो गति की दर है उसको निर्धारण करने के लिए हमें समय और दूरी की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब इतने निश्चित समय में, एकांक समय में वस्तु कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो हम इसको किस प्रकार से निर्धारित करते हैं, किस तरीके से इसको नापते हैं, इसके लिए हमारे पास क्या किस चीज की जानकारी हमें होनी चाहिए, इसके बारे में हम करेंगे अभी चर्चा, ठीक है। तो आप लोग जो है फटाफट से हेडिंग डाल दीजिए मेरे साथ। सबसे पहले गति की दर, गति की दर, लिख दिया आपने। चलिए, अब यहां पर एक टर्म आता है हमारे साथ, चाल। चाल जिसे आप कहते हैं स्पीड, बोलते हो ना कितनी स्पीड से गाड़ी चलाई है, क्या चाल है आपकी गाड़ी की।
तो जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है या 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है किलोमीटर प्रति घंटे में, ये क्या है? ये वास्तव में चाल है। तो चाल की क्या परिभाषा हो जाएगी? चाल की परिभाषा ये हो जाएगी कि एकांक समय में वस्तु द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसे हम वस्तु की चाल कहते हैं। ध्यान रखना, एकांक समय, समय क्या है हमारे पास? एकांक है, मतलब यूनिट टाइम है हमारे पास, ठीक है। इस बात को ऐसे समझना कि वस्तु द्वारा एकांक समय में जितनी दूरी तय की जाती है उसको हम वस्तु की चाल कहते हैं, ठीक है। चलिए इस फटाफट से इस डेफिनेशन को लिख लेते हैं। लिखिए मेरे साथ। किसी वस्तु द्वारा इकाई या एकांक एक ही बात है, ठीक है, इकाई समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहा जाता है। वस्तु की चाल कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब वस्तु की जो इकाई समय में तय की गई दूरी जो भी हम मेजर करेंगे उसको हम वस्तु की चाल कहेंगे, ठीक है। इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे हम लोग मीटर प्रति सेकंड में भी लिख सकते हैं या फिर किलोमीटर प्रति घंटे में भी लिख सकते हैं, बट जो इसका मात्रक है वो हम मीटर प्रति सेकंड ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। मात्रक ध्यान देना, मीटर प्रति सेकंड हम ज्यादा यूज करते हैं। ये ऐसा ही मात्रक, यानी कि जो इसका इंटरनेशनल सिस्टम में जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर हम लोग ज्यादा बड़ी राशि के लिए यूज करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि हमने गति दो प्रकार की देखी, एक समान और असमान गति। हमने क्या देखी? गति दो प्रकार की देखी, एक समान और असमान गति। अब एक समान गति में क्या हो रहा था कि वस्तु जो है समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही थी, समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही थी। लेकिन आप जरा सोच के देखिए कि हम लोग जब दूरी तय करते हैं, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो क्या क्या ये समान जो एक समान चाल है या फिर एक समान यूनिफॉर्म जो मोशन है, एक समान गति जो है, इसका कॉन्सेप्ट फॉलो हो पाता है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब आप लोग मार्केट जा रहे हो, मार्केट से घर जा रहे हो या फिर एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, तो डेफिनेटली निश्चित ही जो आपकी गति जो होगी, आपका जो मोशन होगा वो असमान होगा, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब जब आपका जो आपके द्वारा आपकी जो गति है वो असमान होगी, तो आप चाल किस प्रकार से निकाल पाओगे? क्योंकि चाल के लिए आपको क्या चाहिए? दूरी बटे दूरी चाहिए और समय चाहिए। इकाई समय में कितनी दूरी तय की गई है। अब यहाँ पर इकाई समय में, हर एक इकाई समय में अलग अलग दूरी तय की जाती है। बात समझ रहे हो? देखो जरा ध्यान से समझो, जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसको जरा समझो कि हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट में हम लोग कैसे चल रहे हैं, एक मिनट में हम 1 किलोमीटर चले सपोज। चलो इसको वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो हम पीछे ले रहे थे। हम शुरू के 1 मिनट में, अब जरा इसको ध्यान से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। 1 मिनट में हम सपोज 1 किलोमीटर चले, पहले 1 मिनट में। फिर उसके बाद दूसरे 1 मिनट में हम 2 किलोमीटर चल गए। फिर तीसरे एक मिनट में हम सपोज 4 किलोमीटर चल गए। और चौथे 1 मिनट में हम सपोज 1 ही किलोमीटर चल पाए, ठीक है। अब देखो मैं टोटल कितना चला, मैं टोटल चला 4 मिनट, और 4 मिनट में मैंने जो दूरी तय करी वो 1 2 6 और एक 7 और एक 8, 8 किलोमीटर की दूरी तय करी। तो इकाई समय से मेरा क्या तात्पर्य है? इकाई समय से मेरा तात्पर्य ये है कि किसी भी एक पार्ट में आप देख लीजिए, अगर मैं इसे इकाई समय लेता हूं तो यहाँ पर तय की गई दूरी कितनी? 4 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं इसे इकाई समय लेता हूं तो यहाँ पर तय की गई दूरी है 2 किलोमीटर। मतलब अलग अलग इकाई समय के लिए मैं देख रहा हूं कि मेरे द्वारा या फिर वस्तु के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो भिन्न भिन्न है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब वस्तु असमान असमान गति में होती है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जरा ध्यान दो, सपोज ऐसा होता है कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 1 मिनट में, फिर नेक्स्ट 1 मिनट में फिर से 1 किलोमीटर, है ना। मतलब 1 1 किलोमीटर हर मिनट में चलती।
और लास्ट के 1 मिनट में भी 1 किलोमीटर चलती। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 4 मिनट गाड़ी चली, 4 मिनट वस्तु चली, है ना, कितने मिनट चली, 4 मिनट, और कितने किलोमीटर चली, 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर हिसाब सीधा सीधा दिख रहा है। अगर मैं कोई सा भी इकाई लूं तो वहां पर मुझे दिख रहा है कि जो दूरी है वो समान तय है, तो इसकी जो चाल हो जाएगी वो 1 किलोमीटर प्रति मिनट हो जाएगी, समझ रहे हो। लेकिन ये बात, क्योंकि ये कैसी कौन सी गति में, एक समान गति में, कौन सी गति में, एक समान गति में, ये वस्तु कैसी गति में, एक समान गति में। लेकिन इधर देखो आप, इधर वस्तु कैसी गति में, इधर वस्तु असमान गति में है, तो मैं इसकी चाल को जो है निर्धारित नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार से इसकी जो इकाई समय में जो इसकी दूरी तय करेंगे, अगर मैं इसकी दूरी चेक करूंगा तो हर एक इकाई समय में मुझे इसके द्वारा तय की गई दूरी अलग अलग मिलेगी। उस हिसाब से मैं वस्तु की चाल को डिफाइन नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक दूसरा चाल को दूसरा नाम देता हूँ, है तो वो चाल ही, लेकिन उसे मैं औसत चाल कहता हूँ। उसे मैं क्या कहता हूँ, औसत चाल कहता हूँ। तो औसत चाल में हम लोग क्या करते हैं, पूरे यात्रा के हिसाब से देखते हैं। हम क्या करते हैं, पूरी यात्रा के हिसाब से देखते हैं कि पूरी यात्रा तय करने में आपको 10 मिनट लगे और आपने पूरी यात्रा में 10 किलोमीटर दूरी तय करी, मतलब कि आपकी चाल जो है उस हिसाब से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आई बात समझ में। तो हम औसत चाल में कैसे निकालते हैं, देखो औसत चाल में लिखिए आप, हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग जो प्रैक्टिकल केस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। बात समझ में आई। तो औसत चाल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकली जो है चाल जो होती है वो औसत चाल होती है। तो औसत चाल बराबर यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू तय की गई कुल दूरी। कुल कितनी दूरी तय करी आपने, अब हमें इससे मतलब नहीं है कि कितने समय में कितनी दूरी तय करी। औसत चाल में कुल देख लेना है कितनी दूरी तय करी और कुल समय कितना लगा, उसका जो अनुपात है, उसको जो भाग करके आएगा वो आपका औसत चाल कहलाएगा। इज दैट क्लियर। ये बात समझ में आई होगी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और ये एक सूत्र है आपके लिए, इस पर हम आधारित अगली क्लास में एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, औसत चाल को हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये हो गया हमारे पास सॉरी, ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। अगली क्लास में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आई बात समझ में। इसको इन शॉर्ट कैसे लिखते हैं, स्पीड को हम लोग v से डिनोट करते हैं। v इज इक्वल टू डिस्टेंस d बाई t, ऐसे लिखते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, इसे हम बोलते हैं। और वो चाल क्या है, वो वास्तव में औसत चाल है। ये बात समझ में आई। इसके मात्रक के ऊपर अगर हम बात करें, मात्रक मैंने आपको पिछले पार्ट में बता दिया है। मात्रक के ऊपर अगर हम बात करें तो मात्रक हम मीटर प्रति सेकंड ले सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको देखने को ये मात्रक मिलेंगे। ओके, तो ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ औसत चाल। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब जल्दी से इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, आपके बुक का एग्जांपल 8.1 है। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या है। तो औसत चाल के लिए मुझे क्या करना है, औसत चाल के लिए मैंने क्या देखा था अभी पीछे फॉर्मूला, औसत चाल के लिए पीछे फॉर्मूला देखा था कि कुल दूरी बटे कुल समय। क्योंकि मैं जानता हूं औसत चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, आप लोग उसको पूरा नोट डाउन कीजिए, बटे कुल समयावधि। ठीक है, कुल दूरी कितनी तय करी, देखो 16 मीटर यहां तय करी और 16 मीटर फिर तय करी, मतलब 16 प्लस 16। ठीक है, और कुल समय कितना लगा, 4 सेकंड इसमें लगा था, 2 सेकंड इसमें लगा, मतलब 4 प्लस 2। तो औसत चाल को हम किससे डिनोट करे थे, v से। 16 16 कितना हो गया 32, 4 और 2 हो गया 6। ठीक है, 32 बटे 6। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6 पंजे 30 पॉइंट 6 दिया 18, 6 दिया 18, हाँ 33 आता रहेगा मीटर प्रति सेकंड। क्यों, क्योंकि ये मीटर में दे रखा था, दूरी हमें मीटर में दे रखी है और समय सेकंड में दे रखा है। तो हमारा आंसर आएगा मीटर प्रति सेकंड, 5.33 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा उत्तर होगा। तो देखिए कितना आसान सा न्यूमेरिकल है, आपको बस भाग करना था दोनों को जोड़ करके। तो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपको जो है इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। औसत चाल का कॉन्सेप्ट इस प्रकार से लगाना है। मैंने आपको बताया जो प्रैक्टिकली हम लोग जो कॉन्सेप्ट लेते हैं वो औसत चाल का लेते हैं। औसत चाल अगर हम बात करें एक समान गति की, तो एक समान गति जो है
प्रैक्टिकली जो है हमारी डेली लाइफ में पॉसिबल नहीं होती है, कि ऐसा नहीं होता है कि कोई ट्रेन चले और वो ट्रेन जो है समान समय अंतराल में हमेशा समान दूरी तय करे, ऐसा नहीं होता है। कहीं पर जो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, कहीं पर उसकी स्पीड कम होती है ना। तो इस आधार पर जो है चाल को हम औसत चाल से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि किसी गाड़ी जो है, किसी गाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे थी, सपोज वो गाड़ी दिल्ली से और वो उत्तराखंड आई, दिल्ली से उत्तराखंड आई, कोई गाड़ी जो है दिल्ली से उत्तराखंड आई, तो उसने कुछ दूरी तय करी होगी, कुछ समय लिया होगा, तो टोटल हम ऐड कर देंगे। सपोज दिल्ली से उत्तराखंड की दूरी 200 किलोमीटर है और उसने पूरी जो यात्रा है उसको तय करने में 5 घंटे लगाए, तो उसकी जो चाल निकल के आई वो आई कुल दूरी बटे कुल समय, है ना, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब ऐसा नहीं है कि पूरे रास्ते में उसकी स्पीड जो थी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की, ये उसकी औसत चाल है, इस बात को समझो, ये उसकी क्या है, औसत चाल है। तो इसमें क्या हुआ कि वो रास्ते में कहीं पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी आ रहा होगा, कहीं पर उसकी स्पीड 80 भी रही होगी, कहीं पर 100 भी रही होगी, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम देखें इस सूत्र के हिसाब से तो वो कितनी आई होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आई होगी। आई होप बच्चों आपको औसत चाल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, यानी एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस सूत्र को याद रखें, ये सूत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली क्लास में हम लोग चाल की जो गणना करेंगे वो दिशा के साथ करेंगे। तो आज अगली क्लास के लिए हेडिंग डाल दीजिए, अगली क्लास के लिए आप लोग हेडिंग पुट कर दीजिए वेग। यानी वेलोसिटी। इसमें आप ये लिख सकते हैं दिशा के साथ चाल, मतलब जो चाल है जो हमने अभी पढ़ी वो तो रहेगी, उसमें एक चीज और जुड़ जाएगी, क्या जुड़ जाएगी, दिशा। तो चाल में अगर दिशा जुड़ जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, उसको हम फिर नया नाम दे देंगे, उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे, वेग बोलेंगे, बाकी कोई अंतर नहीं है। अगली क्लास में समझते हैं इस बात को। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास में आपको जो जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी और आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होंगी, आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ घर जाकर आप इन सभी चीज़ों को एक बार जरूर रिवाइज करेंगे, देखेंगे जरूर, और अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।